मध्य पूर्व एक बार फिर उबल रहा है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं और ये टकराव सिर्फ एक सीमित संघर्ष नहीं है, बल्कि इसका इतिहास गहरा है और भविष्य अनिश्चित। आइए इस पूरे घटनाक्रम को समझते हैं 3 हिस्सों में: अतीत, वर्तमान और भविष्य, यानी कल, आज और कल। तेरह जून 2025 रात करीब 12 बजे इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया। ये एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी जिसमें इजराइल ने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने 1000 ड्रोन और 400 मिसाइलें दागी, जिनमें से अधिकांश को आयरन डोम और एरो रक्षा प्रणाली ने इंटरसेप्ट किया। ईरान ने जवाब दिया 400 से ज़्यादा मिसाइल, 1000 ड्रोन। इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने ज़्यादातर को रोक दिया, लेकिन टकराव भयानक था। अब तक दोनों ओर से 1000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खलबली मची है। Smoke, dust, like everything was all over the place. I thought it's smoke and I'm getting like suffocated, so I tried to like go up. I opened the door in the ground floor, and I just saw like shattered glass, like all of like debris around. So the explosion was so big, I knew immediately it was right in this building because it was so huge. लेकिन ये दुश्मनी आज की नहीं है। ईरान और इजराइल कभी दोस्त हुआ करते थे। 1948 में जब इजराइल बना तो ईरान उसे मान्यता देने वाला पहला मुस्लिम देश था। अतीत, दोस्ती से दुश्मनी तक। 1979 की ईरानी क्रांति ने सब बदल दिया। नया शासन आया और इजराइल से रिश्ते टूट गए। इसके बाद शुरू हुआ एक छाया युद्ध, साइबर हमले, वैज्ञानिकों की हत्याएं और प्रॉक्सी ग्रुप के जरिए टकराव। और अब 2025 में छाया युद्ध खुली लड़ाई में बदल चुका है। 1979 तक दोनों देशों के बीच तेल व्यापार, हथियार डील और खुफिया साझेदारी थी। लेकिन 1979 की ईरानी इस्लामिक क्रांति के बाद सत्ता में आए अयातुल्ला खुमैनी ने इजराइल को जायोनी शैतान कहा और रिश्ते पूरी तरह से समाप्त हो गए। इसके बाद से दोनों देशों के बीच एक शैडो वॉर यानी छाया युद्ध चला, जिसमें वैज्ञानिकों की हत्या, साइबर अटैक और प्रॉक्सी वॉर जैसे गुप्त ऑपरेशन शामिल रहे। 2010 के बाद तनाव बढ़ा जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम उभरने लगा और इजराइल ने इसे अस्तित्व के लिए खतरा माना। अब सवाल ये उठता है, क्या ये युद्ध थमेगा और इसका भविष्य क्या है? चलिए 13 जून की रात की खगोलीय स्थिति को समझते हैं। जब पहला हमला हुआ, मंगल जो युद्ध का प्रतीक है उस रात कमजोर था। शनि धीमी गति से स्थायित्व का ग्रह युद्ध को लंबा खींचता दिखा रहा है। राहु केतु अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत दे रहे हैं और चंद्रमा जनता की भावनाओं की अस्थिरता का संकेत दे रहा है। समय 13 जून लगभग रात्रि के 12 बजे। स्थान तेहरान, ईरान। मीन लग्न की कुंडली है जो कि शांति, तरलता और परिवर्तन का प्रतीक है। अब चलिए प्रमुख ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं। मंगल कन्या राशि में है। कन्या राशि का मंगल स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है क्योंकि कन्या व्यवस्था और विश्लेषणात्मक होती है और यथार्थवादी संघर्ष से मेल नहीं खाती। इसका अर्थ है कि युद्ध में आगे की आक्रामकता सीमित हो सकती है, बड़ी सैन्य कार्रवाई में कुछ रोक टोक भी लग सकती है और इसमें टकराव से बचने का प्रबल संकेत मिल रहा है। शनि की स्थिति देखें तो शनि वृषभ राशि में है। इसका अर्थ है कि युद्ध धीमा लेकिन लंबा खींचने वाला हो सकता है। क्षति या आर्थिक बोझ बना रहेगा। किसी भी बड़े बदलाव में काफी समय लगने वाला है। राहु केतु की स्थिति देखें तो राहु मिथुन और केतु धनु में है और ये संघर्ष में चौंकाने वाली घटना घटने का संकेत दे रहा है। यानी हो सकता है अचानक कोई बड़ा हमला हो जाए या फिर अचानक दोनों देश शांति के समझौते के लिए तैयार हो जाए।
चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा तुला राशि में है। ये क्षीण स्थिति और भावुकता और अस्थिरता और जनता में असमंजस का संकेत दे रहा है। यानी कि इस युद्ध में दोनों देशों की जो जनता है उसकी मानसिक स्थिति अनिश्चित रहेगी और वो ये नहीं समझ पाएगी कि आखिर ये हमला क्यों हुआ है, और यही मानसिक अस्थिरता ही सरकारों पर दबाव बढ़ा सकती है। तो अगर इसके ज्योतिषी परिणाम को देखें तो युद्ध लंबा खिंच सकता है, लेकिन ये निर्णायक मोड़ पर अभी नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि इसको पहुंचने में समय लग सकता है। इस दौरान चौंकाने वाली घटनाएं हो सकती हैं, राहु केतु के कारण अचानक हमले हो सकते हैं, और या फिर ये भी एक स्थिति हो सकती है कि अचानक ही दोनों देश वार्ता के लिए एक मंच पर आ जाएं। जनता और अर्थव्यवस्था में जो दबाव का संकेत मिल रहा है उसका कारण है चंद्रमा की स्थिति, और चंद्रमा की स्थिति के कारण जनता में, दोनों देशों के जनता में प्रदर्शन और प्रतिरोध दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं देखी जा सकती हैं। साथ ही आर्थिक भार बढ़ने की भी संभावना बन रही है। तो कुल मिलाकर के मंगल के कमजोर हो जाने पर और शनि की धीमी चाल के कारण युद्ध धीमा और शांति की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, विशेषकर तब जब इजराइल और ईरान दोनों ही देश बाहरी दबाव में आ जाएं। संघर्ष का भू राजनीतिक प्रभाव अगर देखें तो मीन लग्न में राहु का प्रभाव और शनि की धीमी चाल, ये क्षेत्रीय शक्ति समीकरण की स्थिरता का संकेत तो दे रहा है, लेकिन अस्थिर स्थिति कभी भी आ सकती है। किसी क्षेत्रीय ब्लॉकों में उतार चढ़ाव के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं और वर्तमान तनाव को आगे भी बनाए रखने की आशंका दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के ये ईरान और इजराइल के संघर्ष की कुंडली ये बता रही है कि युद्ध लंबा चलेगा। 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया। इस दौरान नेतानज, फोर्डो और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु एवं सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। इसमें कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। छापे में तेहरान में आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय, एक तेल रिफाइनरी और साउथ पार्स गैस फील्ड फेज 14 पर भी हमला हुआ, जिससे संकट और बढ़ा। ईरान की जवाबी कार्रवाई। 14 से 16 जून तक ईरान ने 400 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 ड्रोन लॉन्च किए, जिनमें से केवल 20 शहरी इलाकों में पहुंचे, बाकी को आयरन ड्रोन ने रोका। इन हमलों में अब तक 26 से 40 लोगों की मृत्यु और 500 लोगों के घायल होने की खबर है। यूएस दूतावास में भी क्षति हुई है। इतिहास कहता है, जब दो दोस्त दुश्मन बन जाएं, तो लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं होती, वो पहचान, विचारधारा और भविष्य की दिशा की भी होती है। क्या हुआ अब तक? इजराइल की कार्रवाई। 19 जून 2025 तक की स्थिति। इस संघर्ष ने अब तक तेज रूप ले लिया है। रोजाना एयर और मिसाइल स्ट्राइक्स हो रहे हैं। नागरिक और सैन्य बुनियादी सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है और ईरान में 639 और इजराइल में 224 लोगों की मृत्यु हुई है। इजराइल 40 से लेकर के 120 लॉन्चर को नष्ट कर चुका है। ईरान में नागरिक डर के कारण बड़े पैमाने पर इधर उधर भाग रहे हैं। तेहरान से उत्तरी प्रांतों की ओर सैकड़ों हजारों लोग पलायन कर चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और अमेरिका की भूमिका। डोनाल्ड ट्रंप ने अनकंडीशनल सरेंडर की मांग की है और सैन्य हस्तक्षेप पर विचार किया है, जबकि अमेरिकी बेड़े को मध्य पूर्व में तैनात किया गया है। यूएस ने आधिकारिक रूप से हस्तक्षेप से इनकार किया। हालांकि अमेरिकी जहाज़ों को तटस्थता बरतने के लिए क्षेत्र में भेजा गया है। यूरोपीय देश और संयुक्त राष्ट्र कूटनीतिक समाधान की मांग कर रहे हैं, जबकि रूस, चीन और अन्य भी तनाव में वृद्धि पर आशंकित हैं। ये लड़ाई सिर्फ टैंकों और मिसाइलों की नहीं, विचारधाराओं की है। एक सेकुलर डेमोक्रेसी बनाम एक धार्मिक राज्य। और सबसे आवश्यक प्रश्न ये, क्या ये आग बुझाई जा सकती है या पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा? भारत के लिए संतुलन बनाना इस समय रणनीति नहीं, बल्कि
एक बड़ी आवश्यकता है। कुल मिलाकर के 19 जून 2025 तक ये संघर्ष अब तेज रूप ले चुका है। दोनों तरफ भारी तनाव और इंफ्रास्ट्रक्चरल नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हैं। यूएस की भूमिका अस्पष्ट लेकिन निर्णायक हो सकती है और आर्थिक प्रभाव जल्द ही सारे संसार पर देखने को मिल सकता है। आपके अनुसार क्या ईरान इजराइल युद्ध का कोई शांतिपूर्ण हल निकल सकता है? क्या भारत को बीच में मध्यस्थ बनना चाहिए? आगे क्या होगा? और सैन्य हमले हो सकते हैं। इजराइल ने फोर्ड, अराजक और आरक साइटों को निशाना बनाने का लक्ष्य रखा है। ईरान भी अगले हफ्तों में मिसाइल अभियान जारी रख सकता है, हालांकि उसके स्टॉक घट रहे हैं। इजराइल और ईरान दोनों भारत के मित्र देश हैं और ऐसे में अगर दो मित्रों में झगड़ा हो तो भारत को क्या करना चाहिए और अभी तक भारत सरकार का इस हमले को लेकर के क्या रुक रहा है, चलिए ये भी बताते हैं। अमेरिका ने इसमें सीधा हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही है। भारत ने संयम की अपील की है और एससीओ जैसे मंचों पर अपना न्यूट्रल रुख अपनाया है। कूटनीतिक दिशा, यूरोपीय और यूएन मध्यस्थता के प्रयास तेज कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड और ओमान में अगली बातचीत हो सकती है। क्षेत्रीय प्रभाव, इस संघर्ष में हिजबुल्लाह, हूती जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी जुट सकते हैं। तेल की वैश्विक कीमतें बढ़ी हैं और आसपास के देशों में आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है। रणनीतिक स्तर पर रूस, चीन जैसे तीसरे पक्ष भी इसमें अपना अपना योगदान देते रहेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, लेकिन राजनीतिक दबाव बनाए रखेंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि ये लड़ाई अभी लंबी खींचेगी। भारत जैसी शक्ति के लिए ये समय है कि शांति का रास्ता दिखाए और अपने संतुलन को बनाए रखे, क्योंकि इस लड़ाई की आंच दूर तक फैल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये संघर्ष अभी और बढ़ेगा या कोई हल निकलेगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ भी अचानक नहीं होता। हर लड़ाई की एक परछाई होती है और हर खबर की एक जड़ होती है। हम लाए हैं एक ऐसी सीरीज जो देखेगी हर घटना को 3 अलग नजरों से। कल जहां बीज बोया गया, आज जहां बीज उगा है और कल जहां परिणाम लिखा जाएगा। राजनीति हो या युद्ध, प्रदर्शन हो या विज्ञान, हर घटना के पीछे छुपे हैं समय के 3 कालखंड, 3 सत्य और एक ही प्रश्न। सत्य क्या है और परिणाम क्या होगा? नाम याद रखिए, कल, आज, कल। हर दिन एक नई कहानी, काल के 3 खंड और निष्कर्ष एक। क्योंकि जब आप समझते हैं काल को, तभी बदल सकते हैं अपना आने वाला कल। देखना मत भूलिएगा अखंड मंथन पर हमारी ये नई वेब सीरीज।